नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आज जानते हैं डेल्टा कनेक्शंस के बारे में और समझते हैं डेल्टा लोड में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस का, और डेल्टा लोड्स कहाँ हम कनेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, जहां से इन्हें आप अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमने जाना था कि एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम 3 सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम ए बी सी या रेड येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन है, जिनके मैग्नीट्यूड आपस में एक समान है, फ्रीक्वेंसीज भी बराबर है, लेकिन इनके पॉजिटिव पीक समय में आगे पीछे आते हैं। इनमें एक फेज डिफरेंस रहता है और 3 फेज बैलेंस सिस्टम के लिए ये 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री है। एक 3 फेज पावर सप्लाई का जो सिस्टम है अल्टरनेटिंग करंट में, उसमें 3 फेज के अल्टरनेटर 3 अलग अलग लाइव वायर्स के अक्रॉस न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में स्टार कनेक्शन के रूप में सिमिलर मैग्नीट्यूड की फेज वोल्टेज जनरेट करते हैं और इन सब में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और ये एक ट्रांसमिशन लाइन जिसमें ट्रांसफॉर्मर भी वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड को कनेक्ट की जाती है। लोड इस तरह से स्टार कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें स्टार या न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करके हम जनरेटर की न्यूट्रल पॉइंट से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंगल फेज लोड जैसे यहां हमने ब्लू, मैजेंटा और शान फ्रेम्स में दिखाए हैं, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में जोड़े जा सकते हैं। हम बिना न्यूट्रल के 3 फेज 3 वायर सप्लाई से इस तरह से डेल्टा कनेक्टेड लोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा लोड बैलेंस हो, चाहे उसे स्टार कनेक्ट रखें या डेल्टा कनेक्ट रखें, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता तो न्यूट्रल वायर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम में इंबैलेंस हो सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज भी इंबैलेंस हो सकती है, लोड में भी इंबैलेंस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ये न्यूट्रल वायर है वो इंबैलेंस करंट को कैरी करने का काम करता है। रूटीन में इंबैलेंस कम होता है तो प्रैक्टिकली इस न्यूट्रल वायर का फिजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरी लाइन कंडक्टर से आधा लिया जा सकता है। एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम में 3 सेम मैग्नीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की जो वोल्टेजेस होती हैं उनमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जैसे यहाँ रेड अपना इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक मैग्नीट्यूड समय में पहले प्राप्त कर रही है, उसके बाद येलो जो मेरा बी फेज है वो अपना इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक पा रहा है, और फिर ब्लू का क्रम आता है और ब्लू के बाद फिर साइक्लिक ऑर्डर में रेड येलो आ जाते हैं। तो ये जो तीनों साइनोसोडल क्वांटिटी में पॉजिटिव पीक के अटेन करने में जो लीड या लैग की सीक्वेंस है या जो ऑर्डर है उसे हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी वो क्रम है जिसमें पॉजिटिव पीक आ रहे हैं, हम इस क्रम को बी सी ए भी कह सकते हैं, अर्थात येलो ब्लू रेड भी कह सकते हैं। और अगर मैं ब्लू से स्टार्ट करूं तो इसे ब्लू रेड येलो भी कह सकते हैं। हमारी 3 फेज सप्लाईज में सिर्फ 2 ही फेज सीक्वेंस पॉसिबल है। यहाँ रेड के बाद येलो आ रहा है, अगर मैं रेड और येलो में आपस में एक्सचेंज कर दूं तो ये मेरी एक दूसरी फेज सीक्वेंस हो जाएगी। और आप देखिएगा कि पिछली सीक्वेंस में येलो से ब्लू पीछे था, अब की बार येलो से ब्लू आगे है। तो ये जो फेज सीक्वेंस थी वो थी आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, और ये हो गई है आर बी वाई। जो उसमें पीछे था वो अब आगे हो गया है। और इस तरह के जो 2 हमारी आगे पीछे रहने की सीक्वेंस होती हैं उसमें से अगर एक को मैं फॉरवर्ड सीक्वेंस कहूं तो दूसरी को रिवर्स सीक्वेंस कह सकते हैं। अगर एक को पॉजिटिव सीक्वेंस कहें तो दूसरी को उसके कंपैरिजन में नेगेटिव फेज सीक्वेंस कह सकते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए साइनोसॉइडल क्वांटिटी के अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को हम रोटेटिंग वेक्टर या फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फेजर रोटेशन के दौरान एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो फेज में लीडिंग कहलाता है और क्लॉकवाइज लैगिंग कहलाता है। तो अगर हमारी फेज सीक्वेंस रेड येलो ब्लू है तो रेड फेज येलो से एंटी क्लॉकवाइज है 120 डिग्री, और जो ब्लू फेज है वो येलो से क्लॉकवाइज 120 डिग्री है। तो यहाँ फेज सीक्वेंस हो गई आर वाई बी। अगर मैं फेज सीक्वेंस को रिवर्स करता हूं और रिवर्सल के लिए मुझे किन्हीं भी 2 लाइन सप्लाईज को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो अगर मैं येलो और ब्लू को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तो मैं पाता हूं कि फेज सीक्वेंस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। और अब आप देखिए कि येलो रेड से पहले पीछे था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज आगे है। तो अगर ये फॉरवर्ड सीक्वेंस थी तो ये हमारी रिवर्स सीक्वेंस हो जाएगी। अगर मैं पहली को पॉजिटिव सीक्वेंस कहूं तो दूसरी को नेगेटिव सीक्वेंस कह सकता हूं। 3 फेज सप्लाईज में जब हम अल्टरनेटर या ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो हमें फेज सीक्वेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम गलत रिवर्स फेज सीक्वेंस में 2 अल्टरनेटिंग
थ्री फेज सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट कर देंगे तो वो दोनों के बीच में एक डेड शॉर्ट सर्किट बना देगा और ऐसी कंडीशंस में हमारी इंस्टॉलेशंस और इक्विपमेंट्स हैं उनमें एक हैवी डैमेज हो सकता है। जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करती है और अगर हम किन्हीं भी दो लाइन तार को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो फेज सीक्वेंस रिवर्स होने से हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। थ्री फेज सप्लाई की पावर को हम दो तरीके से भेज सकते हैं। एक में हम सिर्फ 3 तारों का इस्तेमाल करते हैं और इसे थ्री फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं और एक में हम चौथा न्यूट्रल वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारा येलो हाईलाइट में आया हुआ थ्री फेज 3 वायर सिस्टम हो या यहाँ पूरे येलो हाईलाइट में हम थ्री फेज 4 वायर सिस्टम दिखाया है, इनमें अगर किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में जैसे ए और बी के बीच में ये वोल्टेज VAB या बी और सी के बीच में ये वोल्टेज VBC या ए और सी के बीच में वोल्टेज ये VCA अगर सेम मैग्नीट्यूड की हो और आपस में 120 डिग्री का एग्जैक्ट फेज डिफरेंस रखती हो तो ऐसा हमारा सिस्टम चाहे वो थ्री फेज 3 वायर सिस्टम हो या थ्री फेज 4 वायर सिस्टम हो वो सप्लाई सिस्टम बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई कहलाएगी। हम बैलेंस थ्री फेज सप्लाई में किसी एक सप्लाई को रेफरेंस फेजर बना लेते हैं, उसका फेज एंगल अगर 0 बना लेते हैं जैसे ए और बी के बीच की ये जो दो फेज वायर के बीच की वोल्टेज है जिसे हम बाद में लाइन वोल्टेज भी बोलेंगे उसे अगर हम रेफरेंस बना लेते हैं तो जो दूसरी इसी तरह की हमारी लाइन वोल्टेजेज हैं उनके मैग्नीट्यूड इस लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होंगे लेकिन इनमें आपस में म्यूचुअली 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा जैसा कि यहाँ फेजर डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो तीनों लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम हो और तीनों में म्यूचुअल 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो तो ऐसा सप्लाई सिस्टम चाहे वो थ्री फेज 3 वायर हो या 4 वायर हो एक बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई कहलाएगी। अगर हमारा सप्लाई नेटवर्क थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है तो हम सुटेबल पोजीशंस पर इस न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड या अर्थ कर देते हैं और न्यूट्रल जो ग्राउंडेड है जीरो पोटेंशियल रेफरेंस पे है उसकी कंपैरिजन में इन अलग अलग फेज वायर की जो वोल्टेजेस हैं उनके मैग्नीट्यूड भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए का मैग्नीट्यूड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में बी का और न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में सी का ये जो मैग्नीट्यूड है ए बी और सी का ये मैग्नीट्यूड अगर समान रहे और इन सब की सेम फ्रीक्वेंसी हो और आपस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जैसा कि यहाँ फेजर डायग्राम में हमने शो किया हुआ है तो ऐसा सिस्टम भी बैलेंस सप्लाई सिस्टम कहलाएगा। तो एक बैलेंस सप्लाई सिस्टम में अगर वो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है तो न्यूट्रल और किसी भी फेज वायर के बीच में वोल्टेज या दो फेज वायर के बीच में लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और सभी लाइन वोल्टेज में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और सभी फेज वोल्टेजेस में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। एक थ्री फेज सप्लाई सिस्टम अनबैलेंस कहलाएगा अगर तीनों लाइन वोल्टेजेस या तीनों न्यूट्रल के साथ फेज वोल्टेज अगर हमारा सिस्टम थ्री फेज 4 वायर हो तो इनके आपस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है दूसरे में 245 वोल्ट है और तीसरे में 220 वोल्ट है तीनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है तो ऐसा सिस्टम जिनमें तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड एक समान नहीं है उसे हम अनबैलेंस सिस्टम कहेंगे। आमतौर पे जब इनके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड्स भी बदलते हैं तो इनके बीच में जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है वो भी एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं रहता। फेजर डायग्राम में देखेंगे तो ये जो लेंथ है वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और वो बता रही है कि तीनों के मैग्नीट्यूड एक समान नहीं है। जो हमारा येलो बी फेज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो ब्लू फेज है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है और इनके बीच के एंगल भी एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है या म्यूचुअल फेज डिफरेंस एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं है उसे हम अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम को एनालाइज करना थोड़ा जटिल है जिसके लिए हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक बैलेंस थ्री फेज सिस्टम को हम सिंगल फेज मॉडलिंग से जैसे हमने सिंगल फेज एसी सर्किट को एनालाइज किया है उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो बैलेंस थ्री फेज सर्किट्स हैं उनकी स्टडीज बेहद आसान हो जाती हैं। थ्री फेज लाइंस के साथ लोड भी बैलेंस और अनबैलेंस दोनों तरह के हो सकते हैं। बेसिकली थ्री फेज लोड 3 एलिमेंट के सप्लाई के साथ इंटरकनेक्शंस हैं जो दो तरीके से हो सकते हैं। जैसा यहाँ येलो हाईलाइट में हमने दिखाया है इसे हम थ्री फेज 4 वायर सप्लाई कनेक्शन कहते हैं जिसे स्टार कनेक्शन भी कहते हैं और एक ये दूसरा कनेक्शन है जिसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अगर इन दोनों स्टार और डेल्टा कनेक्शन में तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल हो, तीनों के इंपीडेंस मैग्नीट्यूड एक समान हो और इंपीडेंस एंगल भी एक समान हो तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम यहाँ बैलेंस सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इनमें बैलेंस्ड करंट रहेगा और अगर तीनों लाइनों में बैलेंस करंट रहेगा तो आप देखेंगे कि इस चौथे न्यूट्रल वायर में करंट 0 हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में हम इस चौथे वायर का अगर इस्तेमाल भी नहीं करें तो इस सर्किट की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हमारे लोड बैलेंस्ड होते हैं
तो हम बिना न्यूट्रल के 3 फेज 3 वायर से इस तरह से डेल्टा कनेक्शन करके भी इलेक्ट्रिक लोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों लोड बैलेंस नहीं है तो आप पाएंगे कि यहाँ सप्लाई बैलेंस्ड है, तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड एक समान है, म्यूचुअल फेज डिफरेंस भी एग्जैक्ट 120 है। लेकिन अगर तीनों लाइनों में ये जो लोड है इनके मैग्नीट्यूड या इंपीडेंस एंगल में डिफरेंस है तो ऐसा लोड पूरे सर्किट में इंबैलेंस बना देगा, और इंबैलेंस की कंडीशन में इस न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा या इन लोड के इस लोकल शॉर्ट सर्किट लूप में, जिसे मैं मैश कहता हूं, डेल्टा मैश, उसमें लोकल करंट का सर्कुलेशन होगा। तो इंबैलेंस लोड को हम डेल्टा कनेक्शंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंबैलेंस लोड के कनेक्शंस अगर हम स्टार करते हैं, 3 फेज 4 वायर कनेक्शन करते हैं, तो इंबैलेंस करंट न्यूट्रल कैरी करके इंबैलेंस के बुरे असर से हमारे सिस्टम और सर्किट्स को बचा लेता है। 3 फेज सप्लाई से लोड को हम दो पॉपुलर तरीके से जोड़ सकते हैं, एक को हम डेल्टा कनेक्शन कह रहे हैं और दूसरे को स्टार कनेक्शन कहते हैं। सभी 3 फेज कनेक्शन बेसिकली 3 एलिमेंट्स के कनेक्शन है, हर एलिमेंट के 2 एंड टर्मिनल होते हैं। तो हमारे पास एक 3 फेज लोड के यहाँ U1 U2 V1 V2 W1 W2 कुल 6 टर्मिनल्स आ गए हैं। अब इन टर्मिनल्स में 1 एंड को मैं आपस में सिमेट्रिकल स्टार्ट एंड बोलूं, और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इन्हें सिमेट्रिकली अगर मैं एंड टर्मिनल कहूं तो मैं सभी स्टार्ट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर सकता हूं या एंड टर्मिनल को मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं तीनों एंड टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देता हूं और यहां बाकी तीनों टर्मिनल्स पे तीनों सप्लाई के कनेक्शन देता हूं, ये जो रूप आया है कनेक्शन का, इसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। और जो शॉर्ट पॉइंट है इसे हम स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। स्टार पॉइंट के अलावा जो हमारे तीनों एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल्स थे U1 V1 और W1, उन्हें रेस्पेक्टिवली हम रेड येलो ब्लू जो हमारी 3 फेज सप्लाई लाइंस हैं, वायर्स हैं, उनसे जोड़ सकते हैं। और जो स्टार पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है उसे हम एक चौथे तार से कनेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से स्टार कनेक्शन को हम 3 फेज 4 वायर कनेक्शंस भी कहते हैं। हम इस तरह के 3 फेज 4 वायर कनेक्शंस को अगर एक दूसरे पिक्चर में दिखाएं, मैं एंड पॉइंट की बजाय स्टार्ट पॉइंट को आपस में अगर इंटरकनेक्ट शॉर्ट करके न्यूट्रल या स्टार पॉइंट बनाऊं, और जो दूसरे मेरे U2 V2 और W2 पॉइंट्स हैं उन्हें मैं यहां 3 फेज सप्लाई दूं और ये चौथा तार न्यूट्रल का स्टार पॉइंट से मैं निकाल लेता हूं, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन की जो शक्ल है वो अंग्रेजी लेटर Y जैसी है, और ग्रीक भाषा में Y लेटर को स्टार बोलते हैं, इसलिए इस कनेक्शन को हम Y कनेक्शन या स्टार कनेक्शन कहते हैं। हम इस तरह के स्टार या Y कनेक्शन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकता हूं। और जब लोड में इंबैलेंस है या सप्लाई में इंबैलेंस है तो ये जो न्यूट्रल वायर है इसमें इंबैलेंस का करंट फ्लो होगा, और क्योंकि हम अपने पावर सिस्टम में न्यूट्रल को अर्थ किए हुए होते हैं तो इस न्यूट्रल पॉइंट का पोटेंशियल फ्लोट नहीं करता, वो स्टेबल जीरो के पास बना रहता है। तो इंबैलेंस कंडीशन पे भी हमारे पावर सिस्टम की वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होगी। स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर से जब 3 फेज लाइंस एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड को पावर सप्लाई करती है तो ये लाइन की पोजीशंस होती हैं और लोड की पोजीशंस को हम फेज पोजीशंस कहते हैं। और हम पाते हैं कि लाइन में करंट और लोड के फेज में करंट विजुअल इंस्पेक्शन से ही पता लग रहा है। आर फेज की लाइन और आर फेज के लोड में लाइन करंट और फेज करंट बराबर है। इसी तरह से येलो फेज में भी लाइन करंट और फेज करंट बराबर है, और ब्लू फेज की भी लाइन का करंट और फेज का करंट बराबर है। वहीं 2 फेज वायर के बीच में लाइन वोल्टेज है आर और वाई फेज के बीच में, वो 2 आर फेज की और वाई फेज की फेज वोल्टेज का फेजर डिफरेंस है। अगर हमारी 3 फेज सप्लाई की फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, आर से वाई पीछे है और वाई से बी पीछे है, तो जो आर और वाई के बीच में लाइन वोल्टेज है वो आर की वोल्टेज में वाई की वोल्टेज का फेज वोल्टेज जो आई है उनका डिफरेंस था। और ग्राफिकली हमने डिफरेंस निकालते समय फेज वोल्टेज के वेक्टर को उल्टा करके आर की वोल्टेज से पैरेललोग्राम बना के जब जोड़ा था तो रिजल्टेंट पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 पहला दूसरा और दोनों के बीच के कोसाइन एंगल 60 का जब कैलकुलेशन की तो रिजल्टेंट लाइन वोल्टेज √3 वी फेज हो गई थी। यही वोल्टेज हम फेजर की मैथमेटिकल एनालिसिस से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो फेज वोल्टेज है आर फेज की उससे आर और वाई के बीच में लाइन वोल्टेज है वो 30 डिग्री का फेज डिफरेंस निकाल रही है। और जब हमने एक लीडिंग फेज से लैगिंग फेज का डिफरेंस निकाला था तो हमारी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करती हुई आई। अगर ये फेज सीक्वेंस उल्टी होती, आर की बजाय वाई फेज में आगे होता, तो हमारी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करती। तो हम कह सकते हैं कि एक स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन करंट और फेज करंट बराबर है, और लाइन
लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से न्यूमेरिकली √3 गुना ज्यादा है और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अभी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में कौन लीड या लैग करेगा वो डिपेंड करेगा हमारी फेज वोल्टेजेस में फेज सीक्वेंस क्या है। 3 फेज लोड में डेल्टा कनेक्शन भी बहुत पॉपुलर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे 3 फेज लोड 3 एलिमेंट कनेक्शंस होते हैं और तीनों एलिमेंट के ये 6 टर्मिनल U1 U2 V1 V2 W1 W2 जब हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किसी एक लोड एलिमेंट का एंड टर्मिनल दूसरे के स्टार्ट से हम जोड़ देते हैं और इस तरह से इन सब का एक क्लोज्ड लूप या मैश बना लेते हैं और जो कॉमन टर्मिनल है उन्हें हम 3 फेज सप्लाई से जोड़ देते हैं और इस तरह का जो कनेक्शन है उसमें चौथे वायर न्यूट्रल वायर की कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे 3 फेज 3 वायर कनेक्शन भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसे सिर्फ बैलेंस्ड लोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्बैलेंस लोड के कंडीशंस में जो लोकल लूप में करंट का सर्कुलेशन होगा वो हमारे लिए ट्रबल का कारण हो सकता है। अगर 3 फेज डेल्टा कनेक्शंस को रीअरेंज करें तो इसकी जो शेप है वो ग्रीक मैथमेटिकल नोटेशन डेल्टा जैसी लगती है, इसलिए इस तरह के कनेक्शन को हम पॉपुलरली डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए भी जनरेटर की साइड को हम स्टार कनेक्ट ही रखेंगे क्योंकि हमारे पावर सिस्टम में किसी भी प्रकार के इंबैलेंस होने पे जनरेटर की वर्किंग अगर स्टार कनेक्ट है तो वो इंबैलेंस लोड को भी मैच कर देगी। सप्लाई की लाइनें हैं उन्हें हम लाइन एंड कहते हैं और जो लोड के हमारे कनेक्शंस हैं उन्हें हम फेज एंड कहते हैं। तो किसी लोड ब्रांच में करंट को हम फेज करंट कहेंगे, जैसे ये आर ब्रांच का आर फेज करंट हो गया, इसी तरह से ये वाई ब्रांच का फेज करंट हो गया और ये ग्रीन ब्रांच का फेज करंट हो गया है। जो एक लोड के अक्रॉस वोल्टेज है उसे हम फेज वोल्टेज कह रहे हैं और ये जो फेज वोल्टेज है वो दो लाइनों के बीच की लाइन वोल्टेज के बराबर है। तो हमारी विजुअल इंस्पेक्शन से पता लग रहा है कि यहाँ पहली और दूसरी लाइन के बीच में जो लाइन वोल्टेज है वो यहाँ रेड फेज की फेज वोल्टेज हो गई है। इसी तरह से दूसरी और तीसरी लाइनों के बीच की लाइन वोल्टेज ग्रीन फेज Z2 की फेज वोल्टेज हो गई है। इसी तरह से 3 और 1 के बीच की जो लाइन वोल्टेज है वो हमारे येलो फेज के Z3 इंपीडेंस की फेज वोल्टेज हो गई है। तो एक डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आइडेंटिकल है। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड और फेज में ये तीनों बराबर हैं। तीनों एक बैलेंस सिस्टम में आपस में समान मैग्नीट्यूड की होंगी और एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिफरेंस रखेंगी। वहीं हम देखेंगे कि एक लाइन का करंट दो फेज करंट का फेजर डिफरेंस होगा और इस फेजर डिफरेंस को जब हम फेजर अलजेब्रा से या ग्राफिकली फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि लाइन करंट का मैग्नीट्यूड फेज करंट से √3 टाइम्स ज्यादा आएगा और लाइन करंट और फेज करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस भी आएगा। तो हमने पाया कि लाइंस जब एक डेल्टा कनेक्टेड लोड को कनेक्ट करती है तो लाइन से लाइन के बीच में जो लाइन वोल्टेज है VL वो किसी लोड के अक्रॉस फेज वोल्टेज के न्यूमेरिकल बराबर है और लाइन करंट दो फेज करंट का डिफरेंस है और इसे जब हम ग्राफिकली या मैथमेटिकल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो किसी एक फेज करंट को हम रेफरेंस फेजर बना लेंगे और दी गई फेज सीक्वेंस के अनुसार दूसरे फेज करंट्स के मैग्नीट्यूड तो पहले फेज करंट के बराबर होंगे लेकिन उनमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अगर मैं आर फेज के करंट को रेफरेंस फेजर बना लेता हूं, T0 पे इसका इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 ले लेता हूं तो इसे 0 फेज एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे ड्रॉ कर लेंगे। और अगर हमारी फेज सीक्वेंस RBY है, रेड फेज से ब्लू फेज का करंट पीछे है और येलो ब्लू से पीछे है या रेड से येलो आगे है, तो येलो फेज का करंट सेम मैग्नीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ R से 120 डिग्री फेज एंगल से आगे है। इसे हम फेजर नोटेशन पोलर नोटेशन में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहां ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से B फेज का करंट R से 120 डिग्री लैग करता हुआ हम इंडिकेट कर सकते हैं। और जब हम पहली लाइन में लाइन करंट निकालते हैं तो वो R और Y के करंट का डिफरेंस है, तो मैं Y के करंट को डिफरेंस करने के लिए उल्टा करके -IY को IR से R फेज के करंट में जोड़ दूंगा और जब मैं उल्टा करके जोड़ूंगा तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है और ये जो पैरेललोग्राम बना है उसमें पहले का मैग्नीट्यूड जो R फेज के फेज करंट का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, Y फेज के फेज करंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स R और Y फेज के फेज करंट का प्रोडक्ट और दोनों के बीच में ये जो 60 डिग्री का एंगल है उसका कोसाइन हो गया है। cos 60 हाफ होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि R फेज और Y फेज का फेज करंट मैग्नीट्यूड में बराबर है तो ये 3 बार I फेज स्क्वायर जुड़ के 3I फेज स्क्वायर हो गया है मेरा लाइन करंट का स्क्वायर। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर प्रिंसिपल से मैं रूट लेता हूं तो लाइन करंट का मैग्नीट्यूड फेज करंट का √3 टाइम्स हो गया है और आप देखिए इसमें 30 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया है। जब मैंने एक लैगिंग फेज से लीडिंग फेज के फेज करंट को सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरा लाइन करंट फेज करंट से 30 लैग करता आया है। डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर आई थी,
लाइन करंट फेज करंट से √3 टाइम्स आया और दोनों लाइन करंट और फेज करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस भी प्राप्त हो रहा है। डेल्टा कनेक्टेड लोड में जो लाइन करंट है वो 2 फेज करंट का डिफरेंस हुआ और इसे हमने पाया कि पहली लाइन का लाइन करंट आर फेज के फेज करंट और वाई फेज के फेज करंट का डिफरेंस है। आर फेज का फेज करंट हमने 0 एंगल के साथ रेफरेंस लिया था और सिमेट्रिकल बैलेंस सिस्टम में आर और वाई का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन वाई फेज आर से 120 डिग्री हमारी दी गई फेज सीक्वेंस में लीड कर रहा है। तो हमने लैगिंग से जब लीडिंग फेज के डिफरेंस को निकाला, आई फेज को कॉमन लिया, 1 एंगल 0 को सब्ट्रैक्शन करते हुए रेक्टेंगल फॉर्म में बदल दिया है। 1 एंगल 120 को भी कैलकुलेटर की मदद से हमने रेक्टेंगल फॉर्म में बदल दिया है और नेगेशन करने के बाद ये जो रियल पार्ट है 1.5 और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव 0.866 जब पोलर में बदला गया तो मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स आ गया है और हम पा रहे हैं कि हमारी पहली लाइन का लाइन करंट किसी भी फेज करंट के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स है और वो फेज करंट से 30 डिग्री फेज में लैग कर रहा है। जब हमने स्टार सर्किट के लिए ये कैलकुलेशन की थी तो हमने वाई फेज की फेज वोल्टेज को लैगिंग लिया था और उस केस में हमारी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करती हुई आई थी। तो जो फेज करंट और लाइन करंट में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में से फेज करंट और लाइन करंट में से कौन लीड या लैग करेगा वो डिपेंड करेगा फेज सीक्वेंस पे। हम यही कैलकुलेशन लाइन करंट 2 और लाइन करंट 3 के लिए भी कर सकते हैं। डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए 3 फेज 3 वायर सप्लाई में ये जो दूसरी लाइन का लाइन करंट है वो ब्लू फेज के फेज करंट और रेड फेज के फेज करंट का फेजर डिफरेंस है और हमें फेजर डिफरेंस करते समय हमने ब्लू फेज के फेज करंट में ग्राफिकल ड्राइंग बनाते समय आर फेज के करंट को नेगेशन करके जब जोड़ा था तो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से लाइन करंट फेज करंट से √3 टाइम्स आ गया था और लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रहा है। ये बात हम मैथमेटिकल नोटेशन से भी कर सकते हैं। ब्लू फेज का करंट फेज सीक्वेंस के हिसाब से रेड से 120 डिग्री लैग कर रहा है। रेड रेफरेंस फेजर है 0 फेज एंगल वाला। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने रेक्टेंगल फॉर्म में जब इन्हें बदला है और रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन की है तो हमारा रियल पार्ट 1.5 नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट 0.0866 आ गया है, जो बता रहा है कि लाइन करंट का जो रियल पार्ट है ये पॉजिटिव में रियल एक्सिस थी, वो नेगेटिव रियल एक्सिस में 1.5 है और ऊपर प्लस जे है। हमारा जो इसका रिजोल्व कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है वो नेगेटिव जे टाइप है और कैलकुलेशन करने पे ये जो एंगल है वो -150 आ गया, यानी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है हमारी लाइन करंट 150 एंगल बना रही है। और अगर मैं इसकी कंपैरिजन एक फेज करंट से करूं तो फेज करंट से ये लाइन करंट 30 डिग्री लैग कर रहा है और मैग्नीट्यूड लाइन करंट का फेज करंट से √3 टाइम्स आया है। इसी तरह से हम तीसरी लाइन का जो लाइन करंट है उसे येलो फेज और ब्लू फेज के फेज करंट के डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं। येलो फेज रेफरेंस रेड से 120 डिग्री लीड कर रहा है और ब्लू लैग कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के लिए पोलर मैग्नीट्यूड को रेक्टेंगल में बदलेंगे। जब हम रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा ये 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, रियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी कंपोनेंट प्लस जे टाइप 1.73 यूनिट आया है। तो हमारा जो रिजल्टेंट लाइन करंट है वो जे एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 90 डिग्री फेज पोजीशन से फेज करंट के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स यहां प्राप्त हो गया है। और आप कंपेयर कर सकते हैं इस येलो फेज के फेज करंट से लाइन करंट 30 डिग्री लैग कर रहा है। इसका एंगल 120 है और ये 90 पे है, दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती हैं और लाइन करंट जो दो फेज करंट का डिफरेंस है वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो किसी एक फेज करंट के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स ज्यादा आता है और फेज करंट और लाइन करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। समझते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम डेल्टा कनेक्टेड लोड का कहां एप्लीकेशन करते हैं। तो अधिकांश जो बैलेंस लोड होते हैं वो अगर डेल्टा कनेक्टेड इस्तेमाल किए जाएं तो परफॉर्मेंस बेटर आती है। हम सभी लो वोल्टेज की जो इंडक्शन मोटर्स हैं उनका जो रूटीन ऑपरेशंस होता है उन्हें स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं और डेल्टा कनेक्टेड लोड को हम एक सिंपल 3 पोल स्विच से बहुत आसानी से जोड़ या हटा सकते हैं। कंट्रोल आसान हो गया है, प्रोटेक्शन भी आसान हो गया है क्योंकि फोर्थ न्यूट्रल वायर की यहाँ प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे अगर लोड अनबैलेंस्ड है तो हम डेल्टा कनेक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये डेल्टा लूप में नुकसानकारी लोकल सर्कुलेटिंग करंट्स बनाएगा। इसी तरह से अप्लायंसेज और इक्विपमेंट्स को अगर हम हाई वोल्टेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम डेल्टा कनेक्शन को अवॉइड करते हैं क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में लोड के अक्रॉस जो फेज वोल्टेज है वो फुल लाइन वोल्टेज हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमें जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है ज्यादा वोल्टेज पे वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, इंसुलेशन फेलियर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अगर कोई ट्रांसफार्मर ज्यादा पावर का है
तो लो वोल्टेज की वाइंडिंग में जो ज्यादा करंट है उस करंट को कैरी करते समय अगर हम वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो हमारे फेस का करंट कम भी होगा तो हम ज्यादा लाइन करंट की पावर को हैंडल कर सकते हैं। तो लार्ज पावर की एलवी वाइंडिंग्स में हम डेल्टा वाइंडिंग कनेक्शन को प्रीफर करते हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है तो वो ट्रिपल हार्मोनिक करंट को लोकल लूप में सर्कुलेशन करवा देगी और उस सर्कुलेशन से जो कोर में रिजल्टिंग फ्लक्स बनेगा वो हमारे ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स को अटेनुएट कर देता है और जो मेन प्राइमरी लाइंस है उसमें ट्रिपल हार्मोनिक्स के असर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम सारे 3 फेज रेक्टिफायर्स में वोल्टेज मैचिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं उसकी एलवी साइड को हम डेल्टा कनेक्शन में रखते हैं ताकि हमारी जो मेन लाइन है उसमें ट्रिपल हार्मोनिक्स के बुरे असर ना आए। हम कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के जो इंपैक्ट्स हैं उन्हें घटाने के लिए डेल्टा कनेक्शंस ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारा 3 वायर सिस्टम में कोई भी वायर क्योंकि ग्राउंडेड नहीं है तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट नोटिस नहीं रहेगी। अगर हमारे दोनों वाइंडिंग में हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लेते हैं, जैसा कि हम 33 केवी 11 केवी ट्रांसफार्मर में दोनों साइड डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी किसी एक फेज की वाइंडिंग डैमेज हो गई है तो हम ट्रांसफार्मर को ओपन डेल्टा मोड में ऑपरेट करते हुए एक बैलेंस 3 फेज लोड को सप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव लर्निंग से 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में डेल्टा कनेक्शन लोड का किस तरह से बनाया जाता है और लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशनशिप है और डेल्टा कनेक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।